कविता, अपनी ही पत्नी की हत्या करने पर क्यों मजबूर हुआ विभाष। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। विभाष ने पक्का निश्चय कर लिया कि भले ही उसे नौकरी छोड़नी पड़े, लेकिन अब वो दिल्ली में बिल्कुल नहीं रहेगा। संयोग अच्छा था कि उसे नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी। मैनेजमेंट ने खुद ही उसका लखनऊ स्थित ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। विभाष के लिए ये दोहरी खुशी इसलिए थी क्योंकि उसकी पत्नी लखनऊ में ही रहती थी। ट्रांसफर का ऑर्डर मिलते ही विभाष जाने की तैयारी में जुट गया। उसने पैकिंग शुरू कर दी। वो एक एक करके सामान बैग में रख रहा था। उसके पास 1 दर्जन से भी ज्यादा शर्ट थी। उन्हें रखते हुए उसे अंदाजा हो गया कि उसके पास लगभग हर रंग की शर्ट है, लेकिन उनमें नीले रंग की शर्टें कुछ अधिक ही थीं, क्योंकि अवनी को नीला रंग ज्यादा अच्छा लगता था। शुरू में जब वो अवनी से मिलने जाता था, हमेशा नई शर्ट पहन कर जाता था। अवनी उसके सिर के बालों में अंगुलियां फेरते हुए कहती थी, विभाष, नीली शर्ट में तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। अवनी के बार बार कहने की वजह से ही नीला रंग उसकी पसंद बन गया था। शर्टों को देखते देखते उसने अपना हाथ सिर पर फेरा तो उसे अजीब सा लगा। वो अपना घर खाली कर रहा था। वो रसोई का सारा सामान समेट चुका था। फ्रिज में रखा जूस और ब्रेड भी खत्म हो गई थी। डाइनिंग टेबल पर रखी फलों की टोकरी भी खाली थी। सब चीजों को खाली देखकर उससे अपने भरे हुए बैग की ओर देखा। उसके मन में आया कि घर खाली करने में वह जितना समय लगाएगा, उसे उतनी ही देर होगी। अभी उसके बहुत काम बाकी था, जिसके लिए उसे काफी दौड़-भाग करनी थी। अभी उसने बैंक का अपना खाता भी बंद नहीं कराया था, लेकिन इसके लिए वह परेशान भी नहीं था, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा रकम नहीं थी। थोड़े पैसे पड़े थे, लेकिन एक बार बैंक मैनेजर से मिलने का उसका मन हो रहा था। बैंक मैनेजर से ही नहीं, अवनी से भी। दिल्ली आकर उसने नोएडा में अपनी नौकरी ज्वाइन की थी। तब फाइनेंस मैनेजर गुप्ता जी ने उसे बैंक के खास कामों की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जो उसने बखूबी निभाई थी। विभाष की कार्यकुशलता देखकर ही उसे बैंक के बड़े काम सौंपे गए थे। बैंक मैनेजर मी शर्मा से उसकी अच्छी पटती थी। शर्मा जी ने ही उसका परिचय अवनी से कराया था। इसके बाद बैंक के कामों को लेकर उसकी अवनी से अक्सर मुलाकात होने लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। विभाष और बैंक अधिकारी अवनी की ये मुलाकातें जल्दी ही दोस्ती में बदल गईं। कभी-कभी दोनों बैंक के बाहर भी मिलने लगे। उनकी इन मुलाकातों में अवनी की अधिक उम्र, 3 साल के बेटे की मां होना और विधवा होने के साथ साथ लोगों की कानाफूसी भी आड़े नहीं आई। उनकी दोस्ती और प्यार गंगा में तैरते दिए की तरह टिमटिमाता रहा। मजे की बात ये थी कि दोनों का एक शौक मेल खाता था, कॉफी पीने का। उन्हें जब भी मौका मिलता, अट्टा मार्केट स्थित कॉफी हाउस में कॉफी पीने पहुंच जाते। कॉफी पीते हुए दोनों न जाने कितनी बातें कर डालते। उनमें मनीष की यादें भी होती थीं। मनीष यानी अवनी का पति। ध्रुव की मस्ती का खजाना भी कॉफी की सुगंध में समाया होता था। मनीष के साथ शादी और उसकी छोटी छोटी आदतों का विश्लेषण भी कॉफी की मेज पर होता था। कभी कभी दोनों चुपचाप एक दूसरे को ताकते हुए कॉफी की चुस्की लेते रहते। उस समय दोनों के बीच भले ही मौन छाया रहता, लेकिन दिल कोई मधुर गीत गाता रहता। अवनी के गालों पर आने वाली लतों को विभाष एकटक ताकता रहता। उन लतों से वो कब खेलने लगा उसे पता ही नहीं चला। मनीष की बातें करते हुए अवनी के चेहरे पर जो भाव आते, वे विभाष को बहुत अच्छे लगते थे। ऐसे में एक दिन उसने कहा भी था, अवनी, तुम्हारी बातों और आंखों में बसे मनीष को मैं अच्छी तरह पहचान गया हूँ, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में विभाष धड़कने लगा है। ये सुनकर अवनी की आंखों में अनोखी चमक आ गई थी। उसने कहा था, विभाष, मेरी और मनीष की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, पर हमारे प्यार के लय में लैला मजनू जैसी धड़कनें थीं। ये कहते कहते उसकी आवाज गंभीर हो गई थी। उसने आगे कहा था, मेरा ध्रुव मेरे लिए मनीष के प्यार की भेंट है। अब वही मेरे जीवन का आधार है। विभाष की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही थी, इसलिए वो विभाष के साथ दिल्ली नहीं आ सकी थी। वैसे भी यहाँ विभाष की नई नई नौकरी थी। वो यहाँ अच्छी तरह जमकर अपना फ्लैट लेकर पत्नी को लाना चाहता था। अब उसे पत्नी के बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगने लगा था।
एक दिन अवनी ने उससे पूछा भी था, तुम यहाँ से पत्नी के लिए क्या ले जाओगे? जवाब देने के बजाय विभास अवनी को एकटक ताकता रहा। उसे इस तरह ताकते देख अवनी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे मेरे बुद्धू राम, तुम यहाँ से जा रहे हो तो पत्नी के लिए कुछ तो ले जाओगे। उसे क्या पसंद है? उसे रसगुल्ला बहुत पसंद है, विभास ने कहा। अवनी और जोर से हंसी। किसी तरह हंसी को रोककर उसने कहा, अरे रसगुल्ला तो पेट में जाकर हजम हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज ले जानी चाहिए जो महिलाओं को अच्छी लगती हो? विभास को असमंजस में फंसा देखकर अवनी मुस्कुरा कर रह गई। कुछ दिनों बाद अवनी ने एक बयासी हरे रंग की साड़ी लाकर विभास को देते हुए कहा, इसे अपनी पत्नी के लिए ले जाइए, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। विभास कुछ देर तक उस साड़ी को हैरानी से देखता रहा। उसके बाद अवनी पर नजरें जमा कर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह रंग मेरी पत्नी को बहुत पसंद है? तुम्हारी बातों से, अवनी ने सहज भाव से कहा। थोड़ी देर तक विभास कभी साड़ी को तो कभी अवनी को देखता रहा। वो अवनी की दी गई भेंट को लेने से मना नहीं कर सकता था, इसलिए साड़ी लेकर अपने ऑफिस बैग में रख ली। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गईं। यह नजदीकी कोई और रूप लेती, उसके पहले ही विभास ने वो समाचार, प्रेमिका के लिए पत्नी की हत्या, पढ़ा। ऐसे में उसका घर ही नहीं जिंदगी भी बिखर सकती थी। वह भूल गया था कि यहाँ रहकर वो अवनी से दूर नहीं रह सकता, इसीलिए उसने वापस जाने का निर्णय लिया था। उसके बॉस उसके काम से खुश थे, इसलिए उसे अपने लखनऊ स्थित ऑफिस में शिफ्ट कर दिया था। इस तरह उसकी नौकरी भी बची रहती और वो अपनी पत्नी के पास भी पहुंच जाता। उसने अलमारी से अवनी द्वारा दी गई साड़ी निकाली। कुछ देर तक साड़ी को देखने के बाद उसने जैसे ही बैग में रखी, डोरबेल बजी। कौन हो सकता है? उसने सबके पैसे तो दे दिए थे, अपने जाने की बात भी बता दी थी। उसने दरवाजा खोला तो सामने अवनी को खड़ा देख हैरान रह गया। वो इस वक्त आ सकती है, उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कह सका। अवनी उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। विभास उसे देखने के अलावा कुछ कह नहीं सका। अवनी के अंदर आते ही जैसे एक तरह की सुगंध ने उसे घेर लिया। उस सुगंध ने उसके मन को ही नहीं, बल्कि देह को, खासकर आंखें को घेर लिया था। उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि अवनी उसके कमरे में उसके साथ मौजूद है, जबकि अवनी उसका हाथ थामे उसके सामने खड़ी थी। सुगंध उसकी आंखों में भरी थी, जो मन को लुभा रही थी, क्योंकि अवनी एक मस्ती भरे झोंके की तरह थी। वह कब खुश हो जाए और कब नाराज, अंदाजा लगाना मुश्किल था। तभी उसे कुछ दिनों पहले की बात याद आ गई। अचानक एक दिन अवनी ने कॉफी पीने जाने से मना कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ, विभास अंदाजा भी नहीं लगा सका। उसने भी अवनी से कॉफी पीने चलने का आग्रह नहीं किया। कुछ कहे बगैर वह वहां से चला गया। जहां वो हमेशा कॉफी पीता था, वहीं गया। अवनी ने कॉफी पीने से मना कर दिया था, इसलिए कॉफी पीने का उसका भी मन नहीं हुआ। आखिर में बगैर कॉफी पिए ही वह घर लौट आया। विभास इतना ही सोच पाया था कि अवनी रसोई के पास आकर बोली, कॉफी है या वो भी खत्म कर दी? अब तक विभास को घेरने वाली मनपसंद सुगंध हट गई थी। उसने आंखें झपकाते हुए कहा, नहीं नहीं, कॉफी की शीशी अपनी जगह पर रखी है। कहता हुआ विभास अवनी के पीछे पीछे किचन में आ गया। उसने किचन की छोटी सी अलमारी से सारा सामान समेट लिया था, लेकिन कॉफी की शीशी और चीनी रखी थी। उसमें से कॉफी की शीशी निकालकर अवनी के हाथ में रख दी। अवनी कॉफी बनाने लगी तो वह बाहर आ गया। अवनी कॉफी के कप लेकर कमरे में आई तो विभास वहां नहीं था। उसे कॉफी की सुगंध बहुत पसंद थी। वह वहां से चला गया। ये सोचते हुए अवनी कॉफी से निकलती भाप को देखती रही। पल भर बाद विभास हौंसता आया तो उसके हाथों में मोनेको और मेरी गोल्ड बिस्किट के पैकेट थे। अवनी ने कहा, आज तो बिना बिस्किट के भी चल जाता। जो आदत है वो है, उसके बिना कैसे चलेगा? विभास ने कहा, तुम्हारे बिना तो अब चलाना ही पड़ेगा, अवनी ने कहा। इसी के साथ दोनों की नजरें मिली। जैसे बिना गिरे कोई चीज व्यवस्थित हो जाए, उसी तरह उनकी नजरें व्यवस्थित हो गई थीं। अवनी ने पूछा, अभी तुम्हारी कितनी पैकिंग बाकी है? लगभग हो ही गई है,
तो आज आखिरी बार साथ बैठकर कॉफी पी लेते हैं। कहते हुए अवनी कॉफी के दोनों कप लेकर बालकनी में आ गई। वहां पड़ी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हुए अवनी ने कहा, तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हुए? विभाष ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा, करीब 1 साल। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हें यहाँ आए 11 महीने 10 दिन हुए हैं, अवनी ने कहा। विभाष ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि बैंक अधिकारी अवनी का जोड़ना घटाना गलत नहीं हो सकता। अवनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम जब भी आए, अपनी जान पहचान को गिनो तो एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन देखा जाए तो यह कोई बहुत लंबा अरसा भी नहीं है। तुम्हारे आने से जिंदगी जीने के लिए मुझे एक साथी मिल गया था। मैं मनीष की यादों के साथ जी रही थी और आज भी जी रही हूँ। पर तुमसे दोस्ती होने के बाद हमारी यानी मेरी और मनीष की यादों का बुढ़ापा जाता रहा। हम कितनी बार कॉफी हाउस में साथ साथ बैठे, ध्रुव को लेकर पार्क में बैठे, वहां बैठकर डूबते सूरज को साथ साथ देखते रहे, कितने मनपसंद काम साथ साथ किए। अवनी, तुम ये बातें इस तरह बता रही हो जैसे कविता पढ़ रही हो, विभाष ने कहा। उसे अवनी के मुंह से ये सब कहना अच्छा लग रहा था। अपनी दोस्ती भी तो एक कविता की ही तरह है, अवनी ने आंख बंद करके कहा। मुझे लगता है कि अपनी इस दोस्ती को कविता की ही तरह रखना है तो हमारा अलग हो जाना ही ठीक है। इतना कहकर अवनी खड़ी हो गई। विभाष ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हारी बात को ठीक से समझ नहीं सका, जरा अपनी बात को इस तरह कहो कि समझ में आ जाए। विभाष, तुमने मुझे जितने भी दिन दिए, वे मेरे लिए यादगार रहेंगे। मैंने तुम्हें अपने मन मंजूषा में संभाल कर रख लिया है। ये थोड़ा मनपसंद समय और लंबा खींचता तो उसे समय की नज़र लग सकती थी। उसमें न जाने कितनी झूठी सच्ची बातों और घटनाओं का टकराव होता। तुम्हारी शादी अनीशा से हुई है, तुम सुख से उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करो। मैं अपनी जिंदगी मनीष की यादों और ध्रुव को पालने पोसने में बिता लूंगी। वादा करो कि तुम मुझे कभी ईमेल नहीं करोगे। जब कभी मेरी याद आए, अनीशा का हाथ पकड़कर अस्त होते सूर्य को देखना और प्यार की छोटी छोटी कविताएं पढ़कर सुनाना। अपना जीवन सुखमय बनाना। इतना कहकर अवनी ने विभाष के गाल पर हल्के से चुंबन करते हुए कहा, विभाष, मुझे तो प्यार की मीठी कविता होना है, महाकाव्य नहीं।